नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी का उद्देश्य एवं नामकरण या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं उनके द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के महान कथाकार हैं। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट या कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। बड़े भाई साहब इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। यह कहानी इनकी एक अत्यंत ही छोटी और साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। सच पूछा जाए तो यह इनकी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बाल मनोविज्ञान का अत्यंत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। बच्चों की मानसिक स्थिति किस प्रकार होती है, यानी बच्चों का आम तौर पर स्वभाव कैसा होता है, इस कहानी में दो बाल पात्रों के माध्यम से इसे बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। इस कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं। एक स्वयं कथानायक है यानी स्वयं लेखक है और दूसरा उनके बड़े भाई साहब हैं। कहने का अर्थ यह है कि
यह कहानी दो भाइयों की कहानी है। इसमें कहानीकार ने आत्मकथा यानी मैं शैली की शैली अपनाई है, जो वर्णनात्मक भी बन जाती है। प्रस्तुत कहानी में कथानायक अपनी आपबीती प्रथम पुरुष के रूप में कहता है, जो कहानीकार का अपना प्रयोग है। यह कहानी दो भाइयों की कहानी है। दोनों भाई छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई करते थे। बड़े भाई साहब कथानायक यानी लेखक से 5 साल बड़े थे। उनकी अवस्था 14 वर्ष की थी। वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन 3 ही कक्षा आगे थे। कारण बड़े भाई साहब 2 साल फेल हो चुके थे। बड़े भाई साहब का यह मानना था कि यदि हम घर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसकी नींव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वे 1 साल का काम 2 साल में करते थे। हमेशा पढ़ते रहना बड़े भाई साहब की आदत थी। कभी कभी चित्रकारी भी किया करते थे। अपनी कापियों पर बिल्लियों, चिड़ियों व कुत्तों की तस्वीरें भी बनाते थे। तस्वीरें बनाना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। यही नहीं, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी या किताब पर इधर उधर की व्यर्थ बातें भी बार बार लिखा करते थे या कोई चित्र बनाते रहते थे। बड़े भाई साहब उम्र में बड़े होने के कारण छोटे भाई की निगरानी करना, डांट डपट करना अपना परम धर्म समझते थे। परंतु कथानायक यानी छोटे भाई की स्थिति कुछ दूसरी ही थी। उसका स्वभाव अपने बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि खेल कूद में कुछ ज़्यादा ही लगता था। कहने का अर्थ यह है कि उसका दिल पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि खेल कूद में ज़्यादा ही लगता था। यही नहीं, लेखक का मन खेल कूद के अतिरिक्त सैर सपाटे, गप्पेबाजी, पतंगबाजी तथा मटर गश्ती में खूब लगता था। वह यानी लेखक अपने बड़े भाई की तरह पढ़ लिख नहीं पाता था। मौका मिलते ही लेखक छात्रावास से बाहर चला जाता था और खेल कूद में व्यस्त हो जाता था। छोटे भाई की अवस्था 9 वर्ष की थी, जबकि बड़े भाई साहब की 14। आयु के इस अंतर के कारण बड़े भाई साहब छोटे को हमेशा उसकी गलतियों के लिए डांटते रहते थे, नसीहतें देते रहते थे। शिष्टता के नाते छोटा भाई को बड़े भाई साहब की डांट सुननी पड़ती थी। लेखक कुछ भी कह नहीं सकते थे। कथानायक जब भी अपने कमरे में प्रवेश करता था, उनका पहला प्रश्न होता, कहाँ थे? यही नहीं, जब भी समय मिलता छोटे भाई को अंग्रेजी पढ़ने के ढंग तथा उसका महत्व समझाते रहते थे तथा अपना उदाहरण देते हुए कहते कि मुझे देखो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। क्रिकेट तथा हॉकी का मैच भी नहीं देखता हूँ। एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल लगाता हूँ, फिर भी अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाता हूँ, जबकि तुम तनिक भी नहीं पढ़ते हो। फिर तुम ऐसी स्थिति में कैसे उम्मीद करते हो कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे? यदि पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है तो घर चले जाओ। दादा की मेहनत की कमाई इस प्रकार कम से कम बर्बाद तो न करो। बड़े भाई साहब के लंबे चौड़े उपदेशों को सुनकर कथानायक के मन में निराशा होती थी। मन
बहुत दुखी हो जाता था। उन उपदेशों का प्रभाव कुछ समय तक तो अवश्य रहता था। मन में ऐसा विचार आता कि मैं भी अपने बड़े भाई साहब की तरह खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा और तुरंत टाइम टेबल भी बना लेता था, परंतु उस पर अमल नहीं कर पाता था। पहले ही दिन से उसकी अनदेखी शुरू हो जाती थी। हमेशा उसका मन खेल के मैदान की ओर ही चला जाता था और वह चोरी छिपे खेल के मैदान में पहुंच जाता था और खेलता भी था। बड़े भाई साहब के डर से छोटा कमरे में दबे पांव प्रवेश करता था। बड़े भाई साहब की डांट तथा नसीहतें छोटे भाई साहब को नंगी तलवार के समान लगती थी, परंतु खेलना नहीं छूटता था। जो भी हो, वर्ष का अंतिम महीना आया, परीक्षा हुई, बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई केवल पास ही नहीं हुआ बल्कि दर्जे में प्रथम भी आया। दोनों भाइयों में अब केवल 2 साल का अंतर रह गया था। बड़े भाई साहब को कभी कभी पूछने का मन होता था कि पूछूं कि आपकी घोर तपस्या कहाँ गई, परंतु उनकी उदासी के कारण केवल सहानुभूति प्रकट होकर रह गई। कक्षा में प्रथम आने के कारण छोटे भाई यानी कथानायक को थोड़ा सा अभिमान भी हो गया था, इसीलिए वह खेल कूद में खुलकर भाग लेने लगा था। एक दिन सारा समय खेल में बिताकर भोजन के समय छोटा भाई घर लौटा तो बड़े भाई साहब बहुत बिगड़े तथा कई उदाहरण दिए कि घमंड तो बड़े बड़ों के छूट जाते हैं। रावण के पतन का कारण घमंड ही था। बस यही समझ लो, अंधे के हाथ बटेर लग गया है, परंतु बार बार बटेर हाथ नहीं लगेगी। बड़े भाई साहब ने फिर बताया कि पढ़ाई लिखाई करना इतना सहज नहीं है जितना वह समझ रहा है। ज्योमेट्री, इंग्लैंड का इतिहास बहुत ही पेचीदा विषय है। फिर शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जरा भी गलत लिखा तो सब चौपट। फिर अपने अनुभव का वास्ता देते हुए कहते हैं कि जो कहा जा रहा है उसे ठीक से समझ लो। फेल होने पर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई हमेशा बड़ा भाई ही होता है। छोटा भाई या कथानायक ने सोचा कि पास होने पर इतने लंबे चौड़े उपदेश सुनने के लिए मिले, फेल होने पर तो मेरी क्या दुर्गति होती यह तो ईश्वर ही जाने। फिर भी उसकी आंखों के आगे पढ़ाई का भयंकर चित्र अधिक देर तक नहीं टिक पाता। वह उतना ही पढ़ पाता जितने से उसे कक्षा में अपमानित न होना पड़े। लेखक चोरी छिपे खेलने अवश्य पहुंच जाता था। इस बार सालाना परीक्षा में बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। छोटा भाई अपनी कक्षा में प्रथम आया। लगातार मेहनत से बड़े भाई साहब का चेहरा एक प्रकार से आभाहीन हो गया था। वे बहुत दुखी हुए, वे रो पड़े। उनको फेल होने का बहुत दुख हुआ। साथ ही बुरा विचार यह आया कि यदि 1 साल और फेल हो गए तो दोनों भाई बराबर कक्षा में हो जाएंगे। लेखक को भी बहुत दुख हुआ। दोनों भाइयों की कक्षा में अब केवल 1 साल का अंतर रह गया था। लेखक के मन में यह विचार आया कि कहीं बड़े भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो फिर हम लोग एक ही दर्जे में हो जाएंगे। फिर ये हमें फजीहत कैसे करेंगे, ये हमें
कैसे उपदेश देंगे, यानी अब हमें वे उपदेश नहीं दे पाएंगे जो हमें अक्सर देते रहते हैं। फेल हो जाने पर बड़े भाई साहब कुछ नरम हो गए थे। उन्हें लगा कि अब लेखक को डांटने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। परिणाम यह हुआ कि कथानायक और भी अधिक अभिमानी हो गया। उसे ऐसा विश्वास हो गया कि वह पढ़े या न पढ़े पास तो अवश्य हो ही जाएगा। अब वह पतंग उड़ाने भी लगा था, पर बड़े भाई साहब का आज भी आदर करता था। उनकी नजरें बचाकर ही पतंग उड़ाता था। एक दिन की बात है, शाम के समय हॉस्टल से दूर पतंग लूटने के लिए बच्चों की झुंड के साथ छोटा भाई यानी कथानायक भी दौड़ रहा था। तभी अचानक उसकी मुलाकात बड़े भाई साहब के साथ हो जाती है। बस बड़े भाई साहब शुरू हो जाते हैं। पतंग लूटना तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को कभी शोभा नहीं देता है। कम से कम अपनी पोजीशन का तो ख्याल किया करो। 8वीं पास करके लोग अच्छे अच्छे पदों पर भी काम करते हैं। अपनी उम्र को बतलाते हुए कहते हैं कि 5 साल का अंतर कोई अंतर नहीं मिटा सकता है। चाहे कक्षा में आगे क्यों न निकल जाओ, तुम चाहे जितना ही पढ़ लो, मैं तुमसे बड़ा हूं और बड़ा ही रहूंगा। उम्र और अनुभव से मैं सदा बड़ा हूं और बड़ा ही रहूंगा। छोटे भाई की देखभाल करना बड़े भाई का कर्तव्य होता है और मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गलत राह जाने नहीं दूंगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगाऊंगा। कथानायक को बड़े भाई की इस युक्ति ने बहुत अधिक प्रभावित किया। लेखक को आभास हुआ कि बड़े भाई साहब बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं और मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अतः उसने सिर झुकाकर कहा कि आप बिल्कुल सही फरमाते हैं और आपको कहने का पूरा पूरा अधिकार भी है। बड़े भाई साहब ने उसे गले लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें कनकौवे यानी पतंग उड़ाने से मना नहीं करता। मेरा भी मन ललचाता है, पर मैं क्या करूं? मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हें कैसे रोकूंगा? उसी समय एक कनकौवा उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है। बड़े भाई साहब लंबे तो थे ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ लेते हैं और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़ते हैं। कथानायक भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ हॉस्टल की ओर चला जाता है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में कहीं अगर आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी तथा बहुत ही सुंदर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।